हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के यूपीपीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहे थे, जिसमें हम लोग 2011 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि जून 2016 में हुआ था। उसमें आपके 80 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो से 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी है, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको ये आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है, जो राजस्थान आरपीएससी की वैकेंसीज आई है कॉमर्स की, तो जरूर से फॉर्म फिल कर दीजिए। अच्छी वैकेंसी है, इस पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो देख लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक फर्म जब 400 इकाइयों का उत्पादन करती है तो उसकी कुल लागत 6,000 रुपए आती है, तथा 410 इकाइयों का उत्पादन करने पर कुल लागत 7,500 आती है। तो उसकी सीमांत लागत होगी। When a firm produces 400 units, its total cost comes to rupees 6,000 and rupees 7,500. When output is 10 units, its marginal cost will be। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्म है, जब वो 400 यूनिट्स को प्रोड्यूस करती है, बनाती है, तो उसकी जो कुल लागत है वो 6,000 आती है। जब वो 410 यूनिट बनाएगी तो कुल लागत उसकी 7,500 आएगी। अगर इसको हम इस तरह से लिखें कि 400 यूनिट अगर बनाए हैं उसने, तो उसकी लागत आ रही है 6,000 रुपए की। अब अगर 410 यूनिट उसने बनाए तो अब कितनी लागत आ गई उसकी? 7,500 आ गई, यानी कि 7,500 आ गई। यानी कि क्या है, 10 यूनिट ही तो एक्स्ट्रा है, यानी कि जो 10 यूनिट्स उसने एक्स्ट्रा बनाए हैं उसकी कॉस्ट कितनी आई है? उसकी कॉस्ट आ रही है, अगर हम 7,500 में से 6,000 लेस कर दें तो आ जाएगी 1,500, 1,500 रुपए आ रही। तो एक यूनिट बनाने की कितनी लागत है, क्योंकि सीमांत लागत यहाँ पे पूछी है ना, तो जितनी अतिरिक्त इकाइयां बनती हैं उनकी कॉस्ट आपसे पूछी जाती है। तो लेकिन यहाँ पर हमें पर यूनिट निकालना है, तो 1,500 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, कितना आ जाएगा? 150। तो एक यूनिट जो मार्जिनल कॉस्ट है एक यूनिट बनाने की कितनी आ रही है? 150 रुपए आएगी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्योंकि ये पूछा गया है कि सीमांत लागत कितनी होगी, तो सीमांत लागत क्या होती है? जो एक इकाई अतिरिक्त से बनाई जा रही होती है उसकी कॉस्ट जो आती है वो सीमांत लागत होती है। अगर आपने ये 1,500 पर टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 10 यूनिट्स की दे रखी है। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट आपको पता ही होगा कि क्या होती है, कि जो एक अतिरिक्त इकाई बनाई जाती है उसको बनाने की जो लागत आती है वो ही हो जाती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट या फिर सीमांत लागत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 150 रुपए जो होगा वो आपका आंसर होगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कंफ्यूज करेंगे पॉइंट वो आपके 1,500 और 150 के बीच में करेंगे, तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि 150 क्यों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म होगी। इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट द फर्म विल बी अ प्राइस मेकर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार, आपको पता है मार्केट कई तरह की होती है, जैसे कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव भी होती है, मोनोपोली होती है, कई तरह की रहती है। यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव कह रहा है, तो वहां पर फर्म किस तरह की स्थिति में होगी? प्राइस मेकर होगी, मूल्य निर्धारक होगी, प्राइस टेकर होगी, मूल्य ग्रहण करने वाली, रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री ऑफ अदर फर्म्स, दूसरी फर्मों के प्रवेश में बाधाएं डालने वाली, या फिर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपटीटर, प्रतियोगिता से भिन्न वस्तु का उत्पादन करने वाली। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान में रखिएगा, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है ये एक्चुअल में नहीं होता, मतलब मार्केट में पाया नहीं जाता है, इसको पूरी तरह से काल्पनिक माना जाता है, इमेजिनरी होता है, क्योंकि पूरी तरह से ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जितने भी क्रेता हों, जो भी मतलब परचेस करने वाले हो, बाय कर रहे हो, उनको पूरी मार्केट की नॉलेज है, पैसों की सही से नॉलेज है, वो ये पता है कि किस वस्तु का, किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में यही तो होता है ना, कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो होता है वहां पर जो क्रेता होते हैं उनको पूरी तरह से मार्केट के बारे में नॉलेज होती है, कोई भी फर्म इजिली आ सकती हैं, जा सकती हैं। तो यहाँ पर और जो प्राइस होता है वो मांग और डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिसाइड होता है, कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता किसी और चीज का, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं देखा जाता है। तो ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो होता है इमेजिनरी, काल्पनिक माना जाता है, रियल में नहीं पूरी तरह से होता। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मार्केट ऐसा है तो वहाँ पर फर्म किस स्थिति में होगी, तो वो हो जाता है आपका
कि एक मूल्य ग्रहण करने वाली प्राइस टेकर, वहां पर क्या होगा, एक फर्म प्राइस टेकर होगी, क्योंकि कौन डिसाइड करता है, जो डिमांड और सप्लाई, कुछ इस तरह से फिगर बनता है, आपको याद होगा। तो अगर हम बात करें कि जो है कैसी होती है, तो कुछ इस तरह का फिगर अगर हम लें तो ऐसे करके बनता है, और ये हो जाती है आपकी सप्लाई की एस, और ये हो जाता है डिमांड डी, और जहां पर एक दूसरे को काटती हैं यही हो जाती है आपकी प्राइस, यही हो जाता है कीमत। इस पॉइंट पर ही कीमत डिसाइड होती है, और जो एक फर्म होती है उसको भी, जो ये फर्म अगर है, समझ लीजिए ये पूरी मार्केट का आपने बनाया है ये एक चित्र, अगर ये फर्म है तो फर्म को भी इसी प्राइस को ही एक्सेप्ट करना होगा, उसमें वो चेंज नहीं कर सकती है, यही प्राइस होगा, उसको भी लेना होगा। तो क्या हो जाती है, फर्म प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस गिवर होती है, निर्धारित नहीं करेगी, ना मेकर होगी, वो टेकर होती है, जो प्राइस डिसाइड कर दिया डिमांड और सप्लाई की शक्तियों ने या पावर्स ने, वही प्राइस में उसको अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाजार में फर्म मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती? इन विच मार्केट अ फर्म कैन नॉट डिटरमाइन प्राइस? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा मार्केट होता है जहां पर जो फर्म होती है वो प्राइस को डिटरमाइन नहीं करती है? पूर्व प्रतियोगिता बाजार में, एकाधिकार में, एकाधिकारी प्रतियोगिता में, या फिर अल्पाधिकारी में? किसमें ऐसा होता है? तो अभी यही चीज हमने पढ़ी समझी भी कि जो एक फर्म होती है, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, वहां पर प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वहां वो निर्धारित नहीं करती, जो मांग पूर्ति के आधार पर डिसाइड हो जाता है प्राइस, वही प्राइस ही फर्म भी अपने प्रोडक्ट का रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में इन परफेक्ट कंपटीशन ए आर इज इक्वल टू एम आर, ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, ए आर इज लेस देन एम आर, इनमें से कौन नहीं, मतलब इनमें से कोई भी सही हो सकता है, ना हो, या हो सकता है तीनों में से कोई एक सही है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो वहाँ पे क्या रहता है, परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका ए आर होता है एम आर के बराबर होता है, यानी कि एक्चुअल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है, बराबर होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अगर इसका फिगर हम देखें कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पर ए आर और एम आर क्या है, दोनों ही इक्वल होते हैं, जितनी एक्चुअल रेवेन्यू होता है उतना ही मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है, तो दोनों ही इक्वल होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना होता, लेकिन आपको ये सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, सारी मान्यताएं, पॉइंट्स पता होने चाहिए अच्छे से। इसकी क्लासेस की वीडियो मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ, जो राजस्थान वाला भी है या इसका है, या जो DSSB PGT कॉमर्स के बच्चे हैं, तो कंबाइंड क्लास रहेगी, जिसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस, क्योंकि जनवरी में है संभावना कि आपके पेपर्स हो सकते हैं, जनवरी में हो गए तो हो जाएंगे, ये तो फिर बोर्ड एग्जाम के बाद ही होने की संभावना बन रही है, तो प्रे करते हैं कि जनवरी में हो जाए आपके एग्जाम्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फर्म का मांग वक्र उद्योग के मांग वक्र के अनुरूप है तो फर्म होगी। इन डिमांड कर्व ऑफ द फर्म इज कंसिस्टेंट विद द डिमांड कर्व ऑफ इंडस्ट्री, द फर्म विल बी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, मोनोपोलिस्ट, या फिर ओलिगोपोलिस्टिक, या फिर ड्यूपोलिस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरी फर्म का जो मांग वक्र है उद्योग के मांग वक्र के अनुरूप है तो फर्म किस तरह की है? आपको पता होगा उद्योग क्या होता है कि जो कई फर्में जो मिल के एक को बनाती हैं, संघ एक बनाती हैं, तो वो उद्योग इंडस्ट्री कहलाता है। लेकिन जो एक फर्म होती है, एक इंडिविजुअल होती है, और उद्योग क्या होता है, फर्मों का समूह होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फर्म का जो मांग वक्र है, एक फर्म का जो डिमांड कर्व है, वो उद्योग की जो इंडस्ट्री है उसके मांग वक्र के ही अनुरूप है, तो वहां पर फर्म किस तरह की होगी? तो फर्म क्या हो जाएगी, एकाधिकारी हो जाएगी, मोनोपोलिस्ट हो जाएगी। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मांग वक्र सेम है, यानी कि एक ही मांग है, तो इसका मतलब वो एकाधिकारी की स्थिति में है फर्म। एक आंसर है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकारी संतुलन की स्थिति में इन केस ऑफ मोनोपोली इक्विलिब्रियम ए आर इज इक्वल टू एम आर, ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, ए आर इज लेसर देन एम आर, या फिर टी आर इज इक्वल टू टी सी। तो यहाँ पर बाकी चीजों तो आपको पता ही है, ए आर एक्चुअल रेवेन्यू हो गया, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, टी आर टोटल रेवेन्यू है, और टी सी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एकाधिकारी है, मोनोपोली है और संतुलन की स्थिति है, तो वहां पर किस तरह की सिचुएशंस बनती हैं? तो वहां पर
जो एक्चुअल रेवेन्यू है वो ज्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू से। यहाँ पर एक्चुअल रेवेन्यू ज्यादा होगा, मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदात्मक एकाधिकारी तभी संभव है जबकि दो बाजारों में discriminating monopoly is possible when in two markets elasticity of demand is different, elasticity of demand is same, demand is inelastic या फिर none of these। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभेदात्मक एकाधिकारी तभी संभव है, यानी कि इस तरह का एकाधिकारी होना जहाँ पर अलग अलग कीमत में विभेदात्मक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो मूल्य है अलग अलग मार्केट में अलग अलग रखा गया है और उसके बाद भी एकाधिकारी की स्थिति है, तो वहां पर क्या या किस सिचुएशन में ऐसा संभव हो सकता है कि जब मांग की लोच भिन्न भिन्न हो दोनों बाजारों में, मांग की लोच दोनों बाजारों में समान हो, मांग बेलोचदार हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या स्थिति होती है? सिंपल सब आपको लग ही रहा है कि मांग की लोच जब अलग होगी, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिफरेंट होगी दोनों मार्केट्स में, तो वहां पर उनके प्राइजेस भी अलग अलग रखे जा सकते हैं। हो सकता है कि किसी मार्केट में जो है कम डिमांड हो, किसी में ज्यादा डिमांड हो, या फिर उसकी जो लोच है यानी कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो अलग अलग होगा। तो ऐसी स्थिति में प्राइस में डिफरेंशिएट किया जा सकता है दोनों मार्केट्स में। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं, कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? दोनों मार्केट्स जो हैं, ये दोनों बाजार जो है आपस में क्रेताओं में कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। दूसरी शर्त हो जाती है कि बाजारों में जो लोच है मांग की वो समान नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पर एक शर्त दे रखी थी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर ये भी दे रखा होता कि क्रेताओं के मध्य कोई संपर्क नहीं है तो वो भी आपका आंसर हो सकता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर फ्यू फर्म्स सेलिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, various firms selling identical goods, few firms selling homogeneous goods, various firms selling differentiate product। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता जो है उसमें क्या स्थिति रहती है कि विभेदीकृत उत्पाद बेचने वाली कुछ फर्में होती हैं, समरूप वस्तुएं बेचने वाली अनेक फर्में हैं, एक समान उत्पादन बेचने वाली कुछ फर्में हैं, या फिर विभेदीकृत उत्पाद बेचने वाली अनेक फर्में होती हैं। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की बात हम करें तो क्या होता है? एक होता है, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों में होती है, एक होता है मोनोपोली, यहाँ पर एक होता है मोनोपोली मतलब एकाधिकार कहा जाता है इसे, एक हो जाता है एकाधिकारात्मक यानी कि मोनोपोलिस्टिक। ये दो वर्ड होते हैं। मोनोपोली में एक ही केवल विक्रेता होता है, केवल एक सेलर होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। केवल एक ही सेलर है पूरी मार्केट में, वही पूरे पर समझ लीजिए अपना आधिपत्य समझ लीजिए या उसके पूरे अधिकार में पूरा मार्केट वो रहता है, उसी पर कंट्रोल, पूरे कमांड उसी का ही होता है। वही पूरी तरह से डिसाइड करता है कि प्राइस क्या रखना है, क्या सब कुछ क्या है, तो वो एकाधिकार या मोनोपोली कहलाती है। मोनोपोलिस्टिक की जब एकाधिकारात्मक की व्यवस्था होती है तो वहां पर कुछ फर्में होती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वहां पर एक से ज्यादा है, कुछ फर्में हैं, मिल करके वो काम कर रही होती हैं। तो वहां पर क्या किस तरह की सिचुएशन रहती है? तो विभेदीकृत उत्पादन बेचने वाली कुछ फर्में होती हैं। ये देयर आर फ्यू फर्म्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कि कुछ फर्में हैं उनका मिला करके मार्केट पर पूरा अधिकार है और वो थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट करके प्रोडक्ट को अपने बेचती हैं। तो ऐसी प्रतियोगिता में क्या रहता है? विभिन्न उत्पादक जो हैं अलग अलग प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उनकी वस्तुएं एक समान या फिर एक जैसी ना हो करके थोड़ी सी चेंज होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं नियरली सब्स्टिट्यूट होती हैं, निकट स्थानापन्न होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली में डिफरेंस क्या है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बाजार के किस रूप में उत्पाद पृथककृत होता है तथा विक्रय लागतें व्यय की जाती हैं? इन विच मार्केट फॉर्म प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड एंड सेलिंग कॉस्ट आर इंक्लूड, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कौन सा ऐसा मार्केट होता है जिसमें जो उत्पाद है, प्रोडक्ट जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंशिएट किया जा सकता है और उनके विक्रय लागतें व्यय की जाती हैं। यानी कि अगर आपस में चेंजेस है प्रोडक्ट में थोड़े बहुत, तो वहाँ पर सेल को बढ़ाने के लिए जो सेलिंग कॉस्ट है वो ज्यादा आती हैं, सेलिंग कॉस्ट सेलिंग एक्सपेंसेस भी किए जाते हैं कि प्रोडक्ट को बेचा जा सके। वो प्रतियोगिता में एकाधिकार प्रतियोगिता में इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कौन सा हो जाएगा? जो एकाधिकार प्रतियोगिता होती है
एकाधिकारात्मक होगा, यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो यहाँ पर एकाधिकारात्मक होगा। जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होती है उसमें ऐसा होता है कि वहाँ पर आप जो उत्पाद होते हैं पृथककृत होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, और वहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस भी बहुत आते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को अपने बेचना है तो एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा लगाना पड़ता है इससे, या फिर पैकेजिंग है कुछ इस तरह का करना पड़ता है कि आपको प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट दिखे और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आपके प्रोडक्ट को ही खरीदे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पूंजी की लागत होती है डैश के रूप में। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स पेड, इंटरेस्ट पेड, बोनस पेड, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो डेब्ट कैपिटल होती है उसकी जो कॉस्ट होती है वो किस तरह से या किस रूप में होती है? उसका लाभांश में, ब्याज में, बोनस में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस तरह की होती है? वो हो जाती है चुकता ब्याज। क्योंकि जो ऋण पूंजी होती है कैपिटल, डेब्ट कैपिटल होती है, डिबेंचर्स होते हैं या डेब्ट आप लीजिएगा तो उसका इंटरेस्ट पे किया जाता है, ना कि डिविडेंड दिया जाता है या बोनस दिया जाता है। तो सिंपल सा आंसर है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋण पूंजी की बात हो रही है, डिबेंचर्स की बात हो रही है या फिर डेब्ट की बात हो रही है, तो वहां पर उसके लिए इंटरेस्ट पे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर लागत 7,000 है, लाभ 3,000 है, बिक्री 50,000 है। तो लाभ मात्रा अनुपात होगा when fixed cost is ₹7,000, profit 3,000 and sales 50,000. पीवी रेशियो विल बी, यहाँ पर आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो गिवन है वैसे तो कई तरह से निकाला जाता है पीवी रेशियो, लेकिन जो भी चीजें गिवन होती है उन्हीं के बेसिस पर हमको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हमको फिक्स्ड कॉस्ट बताई है, प्रॉफिट बता दिया है और साथ में हमको सेल्स बता दी है। इसके लिए सिंपल सा आपका फॉर्मूला लग जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे हम? कंट्रीब्यूशन जो होता है यहाँ पर C अपॉन S इंटू 100 हो जाएगा। सेल्स तो हमें पता है, हमको कंट्रीब्यूशन निकालना होगा, तो कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, आपका कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। अंशदान जो होता है इन दोनों का योग होता है, टोटल होता है। 7,000 और 3,000 को हमने ऐड किया तो कितना आ जाएगा हमारा? 10,000 आ जाएगा। यही हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब हमें निकालना है पीवी रेशियो, क्योंकि अब हमें सेल पता चल गई और साथ में हमको कंट्रीब्यूशन भी पता चल गया। तो 10,000 सेल आपके क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 50,000 की, अपॉन हो जाएगा 50,000 इंटू आ जाएगा 100। 0 से 0 चले जाएंगे, यहाँ पर 2 बार चला जाएगा, 20% आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 20%। एक आंसर है ऑप्शन सी। बस यहाँ पर सिंपल सा होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि निकालना कैसे, तो वहाँ पर सारी कंफ्यूजन रहती है। आपको एक बार समझ में आ रहा है कि कैसे निकालते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन तक पहुँचना था, दोनों को ऐड किया, कंट्रीब्यूशन तक पहुँच गए हम, अपॉन सेल किया, इनटू 100 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर बीईपी इज द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑल ऑफ द अबव। तो जो सम विच्छेद बिंदु होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है सम विच्छेद बिंदु जिस पर ना तो कोई लाभ होता है ना तो कोई हानि, यानी कि जितनी कॉस्ट आई है आपकी बनाने की उतने पर ही आपने उसको सेल कर दिया, तो ना आपको कोई लॉस हुआ ना ही आपको कोई प्रॉफिट हुआ, एक ऐसा पॉइंट होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो उसे हम देखें तो पहला पॉइंट जो है कि कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है, करेक्ट है। अंशदान कुल स्थायी लागत के बराबर होता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, करेक्ट हो जाएगा ये वाला पॉइंट भी। देयर इज नो प्रॉफिट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में किन चीजों को मिला के बनता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को ऐड कर दे तो वहाँ कंट्रीब्यूशन बन जाएगा, लेकिन अब प्रॉफिट है ही नहीं और कंट्रीब्यूशन हमारा इसी के बराबर है, तो इसका मतलब कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है ना कोई लॉस हुआ है। देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ये तो डायरेक्ट पॉइंट है, बनता है कि जहाँ ना लाभ होगा ना हानि होगी, तो ये तीनों ही पॉइंट सही हो जाएंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विनियोग मूल्यांकन की कौन सी रीति मुद्रा के वर्तमान मूल्य को ध्यान में नहीं रखती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रोजेक्ट वैल्यूएशन डजन कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? पेबैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, IRR मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा विनियोग मूल्यांकन की कौन सी रीति, यानी विनियोग मूल्यांकन इन्वेस्टमेंट को जो प्रोजेक्ट को जो वैल्यूएशन होता है उसका कौन सा मेथड है जो मुद्रा के वर्तमान मूल्य को, यानी कि जो मनी है उसके
टाइम वैल्यू जो होती है करेंट की जो टाइम है उसमें आपकी, क्योंकि अभी जैसे कि 100 रुपए है तो प्रीवियसली पुराने टाइम में अगर हम देखें 50 साल पहले, तो उस टाइम आज का 100 रुपए तब के जो है अगर आप 10 रुपए या 5 रुपए ले लीजिएगा और आज के 100 रुपए हैं या उससे भी ज्यादा का डिफरेंस आ चुका है अगर हम पैसों की बात करें तो। क्योंकि जो जमीन अगर हम बात करें आपने तब खरीदी थी 20 साल पहले अगर 10 लाख की, तो इस टाइम करंट में उस जमीन की वैल्यू हो जाएगी 50-60 लाख के ऊपर, क्योंकि चेंज आ जाता है, टाइम वैल्यू जो हो जाती है वो बदल जाती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मुद्रा के वर्तमान मूल्य को ध्यान में हम नहीं रखते। हम नहीं देखते कि अगर हम 10 साल पहले हमने कुछ इन्वेस्ट किया था, कितना पैसा किसी चीज में इन्वेस्ट किया था, तो उसे हम टाइम के अनुसार चेंज ना करके आज उतनी ही वैल्यू पर देखते हैं। क्योंकि आपको याद होगा इनकम टैक्स में हम लोग निकालते हैं जो आपका कैपिटल गेन चैप्टर है, वहां पर इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं, करेंट में क्या होनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, उसी में कितनी इनकम आई है वो देखी जाती है। तो यहाँ पर उसको हमने ध्यान में नहीं रखा है। वो कौन सा मेथड होता है आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो कौन सा मेथड हो जाता है, वो हो जाता है लाभदायकता सूचकांक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें ही मुद्रा के वर्तमान मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता, बाकी इन तीनों में रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत बजटन समस्या के पहलू हैं द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग, डिमांड ऑफ कैपिटल, सप्लाई ऑफ कैपिटल, राशनिंग ऑफ कैपिटल, ऑल ऑफ देम। पूंजीगत बजटन समस्या है, क्या मतलब है पूंजीगत बजटन का, कि एक व्यवसाय में जो भी एसेट्स चाहिए होती हैं तो वहाँ पर पूंजी जो होती है कैपिटल कितनी कहाँ पर लगेगी उसका भी एक बजट तैयार किया जाता है कि कितनी कैपिटल की आवश्यकता होगी, कौन कौन से सोर्सेस से वो आएगी, तो वो पूंजी बजटिंग हो जाती है। तो उसमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आती हैं ये पूछा है। पूंजी की मांग, पूंजी की पूर्ति, पूंजी की राशनिंग, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही आपकी रहेंगी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये भी देखा जाता है कि डिमांड क्या है, कहाँ से कितनी सप्लाई इजीली मिल सकती है, राशनिंग कैसे की जानी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बजटिंग के लिए हम विचार नहीं करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग वी डू नॉट टेक इनटू अकाउंट expenditure on long term asset by new form, replacement of depreciated assets, expenditure on inventories, none of these। तो जब पूंजी बजटन अभी मैंने बता ही दिया क्या होता है, तो जब भी हम कैपिटल बजटिंग कर रहे होते हैं तो किस चीज पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, नहीं सोचते कि नई फर्म द्वारा दीर्घकालीन संपत्ति पर कितना व्यय होगा, ह्रासित संपत्तियों का प्रतिस्थापन, स्कंद पर व्यय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात हो रही है पूंजी बजटिंग की। कैपिटल बजटिंग जो की जाती है वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है, कैपिटल नेचर की होती है। यहाँ पर स्कंद जो दे रखा है, इन्वेंट्री जो है वो शॉर्ट टर्म है ना कि लॉन्ग टर्म। तो इन्वेंट्री को वहां पर ध्यान में नहीं रखा जाता, सिर्फ उन्हीं एसेट्स को देखते हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है, ना कि शॉर्ट टर्म से। और ये जो इन्वेंट्री है वो शॉर्ट टर्म आपकी एसेट है, तो यहाँ पर इस पर ही ध्यान नहीं दिया जाता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी डैश कर सकता है, स्टैटिस्टिक्स कैन डैश प्रूव एनीथिंग, रिजेक्ट एनीथिंग, नाइदर प्रूव नॉर रिजेक्ट बट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, नन ऑफ दिस। कि जो सांख्यिकी होता है वो बिजनेस स्टैटिक्स आपने पढ़ी होगी, स्टैटिक्स में तो हम क्या करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं, एडिटिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, आगे जो फॉर्मूलाज लगाए जाते हैं जिससे कि हम कुछ निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो सांख्यिकी में हम क्या करते हैं, सांख्यिकी कुछ भी सिद्ध कर सकती है, अभी किसी चीज का खंडन कर सकती है। क्या कर सकती है सांख्यिकी, ना तो कुछ सिद्ध करती है ना किसी चीज का खंडन करती है, बल्कि इसे आप एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ये किसी चीज का सिद्ध या खंडन नहीं करती, आप इसका यूज कर सकते हैं। इंडेक्स जैसे नंबर निकाले जाते हैं, आपको मैंने बताया ये भी, या इसके अलावा टाइम सीरीज का यूज किया जाता है, पार्शियलिटी विश्लेषण होता है, तो बहुत सी चीजें, मेन मोड, मीडियन है, मोड का यूज भी बहुत किया जाता है। तो एक अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में, अपनी चीजों में आगे, जो स्टैटिस्टिक्स है और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर ये कोई सिद्ध नहीं करी, खंडन नहीं करी, आप इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी अनुसंधान में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट डन, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, एडिटिंग ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांख्यिकी अनुसंधान में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया, स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डाटा का कलेक्शन किया जाता है। तो पहले इसमें एक अनुसंधान, रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च आपका क्या है, किसी चीज की ज्ञान की खोज करना।
कुछ आपको चाहिए है उस ज्ञान को ढूंढना, रिसर्च का मीनिंग हो जाता है सीधा सीधा ज्ञान की खोज। तो यहाँ पर जब बात की जा रही है स्टैटिस्टिकल, तो सांख्यिकी में तो कोई समस्या है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाना है। तो ये एक प्रॉब्लम है समझ लीजिए, उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप आपकी जो स्टैटिस्टिक्स में चला जाता है, उसकी खोज की जाती है। तो वहाँ पर हम कौन सा कार्य नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर विभ्रम का अनुमान भी लगाते हैं कि कितनी गलतियां कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं, वर्गीकरण भी किया जाता है और संपादन भी होता है। अशुद्धि का विश्लेषण नहीं होता, एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स नहीं किया जाता, बाकी ये तीनों काम किए जाते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी प्रश्नावली का गुण है, मेरिट ऑफ ए गुड क्वेश्चनर इज प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर प्लेस, शॉर्ट एंड क्लियर क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। जो प्रश्नावली बनाई जाती है, क्योंकि जब सांख्यिकी में आपका इसका डाटा कलेक्शन का काम होता है, तो कई मेथड होते हैं उसके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो उसके अंदर भी बहुत से मेथड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चनर भी उसी का एक मेथड होता है कि एक प्रश्नों का की एक वो तैयार की जाती है। समझ लीजिए एक पेज पे क्वेश्चन आपने बहुत से लिख दिए और सामने वाले व्यक्ति से उनको फिल करवाना, या तो कोई व्यक्ति दूसरा जाता है और उनसे पूछ करके भरता है, या तो फिर बाय पोस्ट है या ईमेल के थ्रू भेज दिया, तो वो जो है जो भी इंफॉर्मेशन देने वाला है व्यक्ति, वो खुद भर करके आपको भेज रहा है, तो वो प्रश्नावली हो जाती है। तो एक अच्छी प्रश्नावली में क्या गुण होने चाहिए, सही सीक्वेंस में हो, करेक्ट है। जैसे कि आपने पहले किसी से पूछ लिया क्वेश्चन, नॉर्मल सी बात है, आपने पूछ लिया कि आप ग्रेजुएट हैं या आपने जो है क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, तो उसने कह दिया कि मैं ग्रेजुएट हूँ। अब आप उससे पूछ रहे हैं कि आप एजुकेटेड हैं, क्या आप पढ़े लिखे हैं, तो वो क्वेश्चन बेवकूफ़ी भरा हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑलरेडी वो व्यक्ति बता रहा है कि वो ग्रेजुएट है, मीन्स वो पढ़ा लिखा है, और साक्षर है, वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो वहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं बनता। तो अगर आपको उसका सीक्वेंस सही करना है, तो आपको पूछना है कि क्या आप एजुकेटेड हैं, पहले आप ये पूछना है कि क्या आप लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके बाद पूछना है आपको कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो सही सीक्वेंस हो जाएगा। तो उचित क्रम होना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए, और स्पष्ट और छोटे प्रश्न होने चाहिए। बहुत लंबे चौड़े प्रश्न अगर आए, जैसे कि पीजीटी के पेपर होता है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यही कॉमर्स अगर आप नेट के पेपर में देने जाएंगे तो वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, उसकी लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट होती है कि आपको समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे क्वेश्चंस की, वो भी पीवाईक्यू की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करिए, कहीं भी किसी भी से भी पढ़िए, प्रीवियस ईयर पढ़िए, इधर उधर के प्रैक्टिस से लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। तो यहाँ पर का एक आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकीय ऋणों की प्राप्ति से क्या अंतर पड़ेगा, व्हाट डिफरेंस द कलेक्शन ऑफ बुक डेब्ट विल ब्रिंग, करंट रेशियो विल इंक्रीज, करंट रेशियो विल डिक्रीज, हैज नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है पुस्तकीय ऋणों की प्राप्ति से क्या अंतर होगा, चालन अनुपात बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं होगा, और उसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बुक डेब्ट है, अगर उनका कलेक्शन किया जाता है तो बुक डेब्ट क्या है, ये आपकी करेंट एसेट हो जाते हैं, और अगर इनका कलेक्शन कर लिया तो इनका कलेक्शन करने से क्या बढ़ी, अब आपने इनको अगर कलेक्ट किया, कलेक्शन इनका हो गया, तो अब कलेक्शन करने से क्या बढ़ा, कैश बढ़ा, यहाँ पर कैश बढ़ जाएगा, और कैश क्या है, कैश भी आपकी करेंट एसेट ही है। तो बुक डेब्ट यहाँ से घट गए और कैश बढ़ गया यहाँ पर आपका, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल करेंट एसेट पे कोई भी इफेक्ट आपके नहीं पड़ रहा है। तो जब करेंट एसेट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सा है, चालू अनुपात पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हैज नो इफेक्ट ऑन करेंट रेशियो। जब दोनों साइड इफेक्ट करते हैं तब वहाँ पर जो चेंजेस आएंगे, लेकिन अगर दोनों साइड इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ करेंट एसेट में ही जैसे कि आपने कुछ खरीदा, अगर कोई एसेट खरीदी तो वहाँ पर कैश कम हो गई आपकी, तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि करेंट एसेट कम हो जाएंगी आपकी। या आपने कोई कहीं से पेमेंट आपके पास आ गई तो वहाँ पर कैश बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने कलेक्शन किया है, जो बुक डेब्ट से डेटर्स को कम कर दिया, जब करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट दो में आपस में ट्रांजेक्शन होते हैं, दोनों व्यवहार प्रभावित होते हैं, तब चेंजेस होते हैं आपके इसमें जो करेंट रेशियो है, अदरवाइज नहीं होते। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कारखाने के मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समग्र होंगे, यूनिवर्स फॉर स्टडिंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्रीज, लीडर्स ऑफ वर्कर्स यूनियन,
ओनली मैरिड वर्कर्स, ओनली एजुकेटेड वर्कर्स, ऑल वर्कर्स। क्वेश्चन यहाँ पर समझ लीजिए क्या कह रहा है कि कोई कारखाना फैक्ट्री है, वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उनका, ये देखना है। और उसके लिए समग्र समग्र क्या होता है, वो क्षेत्र जहाँ पर अनुसंधान किया जाना है, कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किया जाना है, वो क्षेत्र होता है जहाँ से आपको आंकड़ों का या डेटा का कलेक्शन करना होता है, वो समग्र कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है। तो वहाँ पर आपसे कह रहा है कि उसके लिए किस तरह के आपके लोगों को चुनना है, लोगों को देखना है, तो क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि क्या करेक्ट आंसर होगा, समग्र क्या होगा इसके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसका लास्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 2011 का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का ही लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी ही। तो रेगुलर वीडियोस मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।